नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। 18वीं लोकसभा में घमासान जारी है। आपने देखा किस तरह से पहले दिन धुआंधार स्पीच दी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने। उस स्पीच से हुआ ये कि पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला के रह गई। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जिनको छोटे से विभाग का मंत्री भी पीछे से किसी ने तंज करके कमेंट में कहा कि छोटे से विभाग के मंत्री बोल रहे हैं। भूपेंद्र यादव से लेकर के फिर बड़े-बड़े विभागों के मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वयं प्रधानमंत्री ने खड़े होकर के कई बार इंटरवीन किया। इससे समझ में आता है विपक्ष की ताकत आखिर है क्या? अब इसके बाद कल्याण बनर्जी ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। वैसे अखिलेश यादव की स्पीच भी बहुत अच्छी थी। कल्याण बनर्जी ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जी जब चलते थे तो पूरा कॉन्फिडेंस रहता था, पूरी दम्भ और अकड़ के साथ चलते थे, दोनों पैरों पर चलते थे, चेहरा भी अकड़ा हुआ होता था और उनकी चाल में एक अकड़ होती थी। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री जी अंदर घुसे, तो वो 2 बैसाखियों के सारे घुसे और वो बैसाखी थी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की, यानी फिर व्यंग पर व्यंग वो करते दिखाई दिए। इसके बाद मोर्चा संभाला प्रधानमंत्री ने और प्रधानमंत्री ने आकर के शुरुआत में जो अपनी शुरुआत की राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे पलटवार करना चालू किया और पलटवार में वो बहुत कुछ कहते चले गए। इसके क्या-क्या मायने निकाले जाएँ? तरह-तरह की चर्चाएँ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहले पर दहला था, कुछ लोगों का कहना है कि वॉशिंग मशीन ही नहीं, पटक-पटक कर भी धोना जानते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन बुद्धिजीवी तड़के में त बुद्धिजीवी तबके में एक अलग तरह की बहस छिड़ गई है प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर के। ये तो बात ठीक है कि जो 17वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा में उनका कॉन्फिडेंस हुआ करता था और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे, उस कॉन्फिडेंस में कहीं न कहीं कमी आई है। आखिर क्या मायने हैं प्रधानमंत्री के इस भाषण के, जो उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोला? जानने के लिए रोज की तरह 2-2 मेहमान हमारे साथ आज भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और संसद की बारीकियों को जानने वाले जिन्होंने काफ़ी दिनों तक संसद को कवर भी किया है। शशि शेखर साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, चिंतक और लेखक जितेंद्र जी, जो सामाजिक अ, ताने-बाने को बहुत अच्छे से समझते हैं और उस पर रिसर्च करते रहते हैं। जितेंद्र चौरसिया जी हम लोगों के साथ में। सबसे पहले शशि भाई रोज की तरह आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री के पूरे उद्बोधन को, पूरे उस भाषण को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव था और उसका वो जवाब दे रहे थे, तो आमतौर पर जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो सरकार की उपलब्धियों की बात करता है। और जब प्रधानमंत्री फाइनली सब लोगों के बोलने के बाद जवाब देते हैं, तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो जितने लोगों ने भी बोला है, अगर उसमें कुछ सवाल उठाए गए हैं तो उन सब का जवाब देते हुए फाइनली थैंक्स मोशन को कंप्लीट करेंगे। लेकिन पूरे भाषण के दौरान उन्होंने कहीं भी उन मुद्दों को नहीं छुआ जिसकी बात संपूर्ण विपक्ष करता रहा, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, मणिपुर की बात हो और इस तरह की अन्य बातें हो। उल्टे देखिए, गरिमा, जो संसदीय गरिमा होती है, संसद को चलाने का जो जिम्मा होता है वो सरकार का पहला होता है। इसीलिए सरकार के पास एक संसदीय कार्य मंत्री होता है, विपक्ष के पास ये जिम्मा नहीं है। संसदीय लोकतंत्र में यह मानकर चला जाता है कि विपक्ष, जैसा मैंने बार बार कहा, पीएम इन वेटिंग जो होता है उसका मुख्य भूमिका ही ये है कि हम सरकार की कमियों को निकालें, सरकार को घेरे, सरकार को हम असहज करें और किसी भी तरह इस सरकार को हटाएं। ये लोकतंत्र में विपक्ष की मुख्य भूमिका है चर्चिल के हिसाब से। राहुल गांधी ने अपने तौर पे हमला किया और बेसिकली जो भाजपा की पॉलिटिक्स है, जो कोर पॉलिटिक्स है, उसकी उन्होंने निंदा की, उसकी उन्होंने आलोचना की और उसमें वो धार्मिक प्रतीकों वगैरह को लाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन
प्रधानमंत्री जी ने अपने कंप्लीट भाषण में देश के जो मुद्दे हैं उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं की। जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर स्कैम, मतलब जो नीट का जो मुद्दा है, 24 लाख छात्रों का हित अहित उससे जुड़ा हुआ है। वो ये कह सकते हैं कि चूंकि मामला सब जुडिस है और जांच जारी है और सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को उस पर सुनवाई होने वाली है, तो मैं क्यों बोलूं। एक इस पूरी कार्यवाही के दौरान बड़ी घटना ये हुई कि मणिपुर के सांसद को बोलने नहीं दिया गया धन्यवाद प्रस्ताव पर, और उसके बाद वो मांग करते रहे। जब प्रधानमंत्री आए तो ये मांग और पकड़ी, तेज पकड़ी, और उसमें बार बार नारे लगते रहे 2 मिनट मणिपुर, 2 मिनट मणिपुर, मणिपुर को 2 मिनट का बोलने का मौका दिया जाए। लास्ट में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा भी कि जिनको बोलने का मौका नहीं मिला वो अपनी अपनी पार्टी से बात करें कि उनको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया। क्या मणिपुर जैसे मुद्दे पर क्या आपको नहीं लगता कि वहां के सांसद का पक्ष रखा जाना जरूरी था? बिल्कुल रखा जाना चाहिए था, और वो बड़ा मतलब अच्छा जेस्चर वो प्रेजेंट करता कि कम से कम पार्लियामेंट के भीतर वहां के लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपनी बात रखते, वहां के दुख दर्द को साझा करते, एक ग्राउंड रिपोर्ट पेश करते, काफी ईमानदारी से वो बताते कि भाई यहाँ क्या हो। क्योंकि वो 2 ही लोकसभा क्षेत्र है, इनर मणिपुर मतलब इम्फाल और आउटर इम्फाल, जिसमें मैती भी कवर होते हैं और कुकीज भी कवर होते हैं। तो दोनों पक्ष आ जाता, अच्छा होता कि दोनों सांसदों को बोलने का मौका दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और देखिए दूसरी जो सबसे मुझे खास बात लगी कि आप बाल बुद्धि कहकर विपक्ष का या विपक्ष के नेता का मजाक उड़ा रहे हैं। यह आप कह सकते हैं कि ठीक है वो भी ऐसा करता है तो इसलिए हमने भी ऐसा किया, लेकिन प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा होती है उस गरिमा को बचाना और बढ़ाना ये खुद प्रधानमंत्री का दायित्व है। जिस पार्टी ने आपको, जिस विपक्ष ने आपको 303 से 240 पर ला दिया है, वो बाल बुद्धि है या क्या है ये आप खुद तय करिए। लेकिन मेरा यह कहना है कि बाल बुद्धि जैसा शब्द मतलब ह्यूमन काइंड का, मतलब मैंने लिखा भी इसको कि बाल बुद्धि इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन विजडम। मानव बुद्धि का जो सबसे शुद्धतम पवित्रतम रूप होता है वो बालक का होता है। लोग कहते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में भी कहा गया कि बालक जो है, बच्चा जो है भगवान का रूप होता है। भगवान का रूप होता है, और इसलिए भगवान का रूप होता है कि उसके अंदर छल प्रपंच बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं होता। तो आप बार बार विपक्ष की तुलना बाल बुद्धि से करके, इट इज, आई थिंक इट इज अ वर्बल वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन ऑफ दिस वर्ल्ड। दिस इज द जोक अगेंस्ट द चिल्ड्रन कि आप बच्चों का मजाक बना रहे हैं बाल बुद्धि बोलकर। क्या इस देश के बच्चे मेधावी नहीं है? क्या इस देश के बच्चे मूर्ख हैं? मैं कहता हूं कि इस देश ही नहीं, इस पूरी दुनिया के बच्चे, जो आज के दौर के बच्चे हैं वो काफी तेज है, हमारी आपकी पीढ़ी से ज्यादा तेज है, ज्यादा टेक्नो सेवी है, ज्यादा इनोवेटिव है, ज्यादा मेहनती है, ज्यादा जिज्ञासु है। बिल्कुल शशि भाई आएंगे आपके पास लौट के दोबारा। नहीं, लेकिन इस पॉइंट को विवेक भाई आप नोट कीजिए कि बाल बुद्धि कहकर क्या प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बच्चों का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या ये वर्बल वायलेंस की श्रेणी में नहीं आना चाहिए? क्या इसको शाब्दिक हिंसा नहीं माननी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। जो चिल्ड्रन साइकी है, साइकोलॉजी है, जो बचपन का मनोविज्ञान है, सब लोग ऐसा करते हैं, और बचपन करता ही ये है कि वो भोली शरारत। और उसमें हमारे जो कृष्ण लीला है उसमें कृष्ण को देखो कितना चंचल दिखाया गया है यहाँ पर। वो तरह तरह के बहाने करते हैं, तरह तरह के उपक्रम करते हैं, और तरह तरह की बात करते हैं। तो कृष्ण जो अपने बाल लीला किए हैं वो बाल बुद्धि से किए हैं, बाल बुद्धि से किए हैं। और उसमें भी राम प्रभु श्री राम का जो चरित्र बालक का है, जो वो काक का पीछा करते हैं और रोटी छीन करवाते हैं, क्या वो बाल बुद्धि था? ये सवाल होना चाहिए, और इस पर प्रधानमंत्री जी या भाजपा वालों से सफाई मांगी जानी चाहिए। शशि भाई अब इसी सवाल को लेके मैं जाता हूँ जितेंद्र जी। नचिकेता का बाल बुद्धि था, प्रहलाद का बाल बुद्धि था। बिल्कुल हाँ, बाल बुद्धि तो था, लेकिन क्या बाल बुद्धि इतना खराब है?
नहीं तो वो क्या खराब था? बाल बुद्धि ही था, लेकिन क्या वो खराब था? बिल्कुल शशि भाई, बहुत बड़ी चीज आप पकड़ करके लाए हैं प्रधानमंत्री के तो पूरे भाषण से। मैं इसी सवाल को लेकर के जाना चाहता हूं जितेंद्र जी के पास। समाज शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं और आप रिसर्च भी करते रहते हैं, आप मंथन करते रहते हैं समाज के विभिन्न तबकों का और समाज के लोगों का। बात ठीक है, ये समाज में जा भी सकता है, लेकिन क्या जो शशि शेखर जी पकड़ रहे हैं, विपक्ष कहीं ये बुनियादी भूले तो नहीं करता है सब चीजों को पकड़ने में, जिसमें बीजेपी कम से कम एक कदम आगे देखती है। वो जो बात न कही गई हो उसको भी नैरेटिव के रूप में साबित करने का माता रखती है, लेकिन विपक्ष कभी इन चीजों को नहीं पकड़ पा रहा है। जितनी साधारण सी बात, ये बहुत गंभीर बात है, जन सामान्य तक पहुंचाई जाने वाली बात है और लोगों के दिमाग तक पहुंचेगी कि कृष्ण लीला को भी आपने एक तरह से कंडेम कर दिया। बाल स्वभाव कृष्ण का हो, राम का हो, आम बालक का हो इस देश के, वो एक कोमल होता है, वो बिल्कुल निश्चल होता है और छल कपट और प्रपंच से दूर होता है। फिर वो इस तरह की भोली हरकतें करता है। आपने बाल बुद्धि कहकर के उन देश के और विश्व के तमाम बच्चों की जो बालपन है उसका मजाक उड़ाया है, और इसको विपक्ष ने कहीं नोटिस नहीं किया, और कल से लेकर के आज तक कोई सौगाट नहीं जिसको हमारे बुद्धिजीवी लोग पकड़ रहे हैं और पत्रकार पकड़ रहे हैं, शशि शेखर जी जैसे। तो क्या यहाँ वाकई में विपक्ष ये बुनियादी भूल करता है जिस पर बहुत मजबूती से खेलता है सत्ता पक्ष? जितेंद्र भाई। जी विवेक भाई, देखिए विवेक भाई, शशि भाई ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पकड़ी है कि ये एक शब्दों का जो खेल है, जो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने वक्तव्य में कहा, वो एक शब्द हिंसा ही है। मेरे हिसाब से भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति के गरिमा के अनुरूप नहीं है, क्योंकि ऐसा भारत के लोकतंत्र में कभी भी नहीं हुआ। देखिए, पक्ष विपक्ष सदैव रहा है, प्रधानमंत्री जी सुनने को तैयार नहीं है, उनकी सहन शक्ति कम है। ये इस बात से साफ स्पष्ट हो रहा है कि वो सुन नहीं पा रहे हैं, अपनी अपनी जो बुराइयां हैं या कमजोरियां हैं उनको सुनने की क्षमता उनमें शायद कम है। पूर्व के प्रधानमंत्रियों को पे भी लोगों ने बोला है, जैसे राहुल गांधी जी ने बोला नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उसी प्रकार से पूर्व में भी प्रधानमंत्रियों पे बड़े बड़े बात किए हैं। मुझे अच्छे से याद है 89-90 के बाद, शायद 96 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, और उस समय कितने तीखे व्यंग लालू प्रसाद यादव ने किए थे, आज भी सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे, और बहुत तीखे व्यंग उन्होंने किए थे, और अटल जी मंद मंद मुस्कुराते रहे, और वो बहुत बेहतरीन दृश्य है, आज भी देखते हुए लगता है भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती उसमें झलकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, आप इससे पहले जाए, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और लोहिया जी उनको 25,000 रुपए प्रतिदिन के खर्चे पे अक्सर उनको घेरा करते थे। इंदिरा जी को लोहिया जी गूंगी गुड़िया तक कहते थे, पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पूर्व में कभी देखने को नहीं मिला, जो कि अभी हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी जी के लिए बाल बुद्धि जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। अरे बालक तो पुराना हमारा गीत है, बच्चे मन के सच्चे, और बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और सारे जग के आंख के तारे हैं। यदि आप ऐसे ऐसे इन भावनाओं को गलत तरीके से पेश करेंगे तो समाज में गलत संदेश जाता है। अच्छा, ये चीज तो शशि भाई ने बहुत एक्सप्लेन कर दी। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा ये रहा हूं कि क्या यहाँ विपक्ष बुनियादी भूल करता है? सत्ता पक्ष चीजों को पकड़ करके और लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, उसमें वो सफल भी होता है। विपक्ष के साथ क्या दिक्कत है कि छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ करके वो इसको न तूल दे पाते हैं, न इसको मुद्दा बना पाते हैं, और जिस चीज पे आज तक बात हो जानी चाहिए थी उस पर कोई बात नहीं हुई। कुछ एक पत्रकारों ने, जिसमें हमारे शशि शेखर जी भी हैं, तो उन्होंने इन चीजों को पकड़ लिया, लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बना पा रहा है। तो विपक्ष मुद्दा बनाने में फेल होता है हमेशा क्या? निश्चित रूप से विवेक भाई, विपक्ष वो मुद्दा नहीं बना पा रहा है। जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी चीजों को समय पे पकड़ के समय पे जनता के सामने रखने का जो हुनर है, वो आज विपक्ष में कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि जो विपक्ष होता है उसका, वो जन नेता बनने का काम करता है। पूर्व में जितने विपक्ष के लीडर रहे हैं वो सब जन नेता के रूप में उभर के आए। लोहिया जी हो गए, या जयप्रकाश नारायण जी हो गए, कर्पूरी ठाकुर जी हो गए। इनसे विपक्ष को सीखने की जरूरत है, पुराना एक देख के कि किस प्रकार से समय पे प्रश्नों को उठा के समय पे जनता के सामने ले जाके उस बात को उठाना। अभी जैसे इस लोकसभा की कार्रवाई के दौरान जो विपक्ष है वो चूक की, विपक्ष ने चूक की। जो शशि शेखर भाई ने अभी कहा, इस मुद्दे को उन्हें बहुत मजबूती से उठाना चाहिए था कि ये एक शब्दों में ये चूक गए नरेंद्र मोदी। जैसे नरेंद्र मोदी ने एक मुद्दा उठाया हिंदू को लेके, इसको लेके उन्हें प्रहार करना चाहिए था, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, इनको लेके इनको आगे आना चाहिए था, नहीं कर पाए।
अब आगे देखना है कि ये किस प्रकार से समय पे बातों को पकड़ के जनता के सामने लाते हैं और उसे मुद्दा बनाते हैं। शशि भाई, एक सवाल आपसे और है कि इस दौर में विपक्ष का कोई नेता आपको ऐसा लगता है कि जो इस सरकार पे और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को काउंटर करने में इनसे 21 पड़ता हो? कोई तो होगा इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर, इतने बड़े विपक्ष में कोई एक नेता जो चुनौती देता हो। देखिए, राम मनोहर लोहिया अकेले उस दौर में संसद में नेहरू जी को पानी पिला देते थे, पूरा सत्ता को पानी पिला देते थे। बीच के दौर में मधु लिमये पानी पिलाकर रख देते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग अध्ययन बहुत करते थे मुद्दों का, और तब गूगल नहीं था, बावजूद इसके लाइब्रेरी में बैठ के और डेटा इकट्ठा करते थे, फैक्ट्स इकट्ठा करते थे। कल भी विवेक भाई हम लोगों ने चर्चा की थी कि कहने के लिए आप लाखों रुपए देकर अपने इर्द गिर्द दर्जन भर सलाहकार रखते हैं, बिल्कुल, लेकिन आपके सलाहकार ये नहीं बता पाते आपको कि भगवान शिव या सब शैव संप्रदाय का अर्थ क्या है, और उसको भी अगर आप बोलते हैं तो किस तरह से बोलना है, बोलने का तरीका क्या है। नहीं उसका कंटेंट क्या है, तरीका को छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता है, मजे हुए नेता, लेकिन कल जिस तरह से पेपर पढ़ते हुए दिखाई दिए मुझे, अच्छा, नेताजी ने कभी सदन के अंदर पढ़ के भाषण नहीं दिया। अरे आप दिल से बोलिए ना, जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे जी, आप दिल से बोलिए, जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे। हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो जाए, तो डरते क्यों हैं? आप सांसद है, आपको प्रिविलेज है। शशि भाई, राहुल गांधी के साथ स्लिप ऑफ टंग हुआ, लेकिन महफिल लूट ली उन्होंने। नहीं, बावजूद इसके कल भी मैंने कहा, आज भी मैं कह रहा हूं कि महफिल तो लूटी उन्होंने, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी, अंधों में काना राजा। हाँ, चूक हुई। अंधों में काना राजा वाली बात हो जाएगी। तो सवाल यह है कि आप जब बोल, देखिए उसका बड़ा अच्छा जवाब इन लोगों ने दिया, भाजपा के लोगों ने दिया, निशिकांत दुबे ने दिया। बिल्कुल, जो तैतरेय उपनिषद से जो कोट किया उन्होंने एक श्लोक को, तो आपके पास बहुत सारी चीजें थी, शैव पर, शिव धर्म पे, शैव, माफ कीजिए, शैव आगम पे, शैव दर्शन पे का सहारा लेकर के अगर आपको बोलना था तो थोड़ा स्टडी करना था आपके सलाहकारों को कि शिव क्या है, उनके त्रिशूल का मतलब क्या है। मैं कह रहा हूँ जिसमें महारत नहीं है, जिसके बारे में जानकारी नहीं, ना ही बोले तो अच्छा है। क्या जा रहा है उसमें? आप देश के लोगों के मुद्दों पे बोलो ना। आप जो कह रहे हैं ना कि ऐसा कौन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होगा, कोई बहुत सारे लोग हैं उसमें। आपको गौरव गोगोई या मैंने ए राजा का भाषण सुना, ए राजा का परसों का भाषण सुना, डीएमके के नेता है वो, और क्या शानदार भाषण उन्होंने दिया है अंग्रेजी में। उन्होंने कहा कि मेरे फोर फादर श्रीलंका गए, उनके पास खाने के लिए नहीं था, और आज मैं इस संसद में बैठा हूं, मेरी बेटी विदेश में पढ़ रही है, मैं प्रधानमंत्री को जवाब दे रहा हूं। इट्स ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पेरियार एंड अम्बेडकर। क्या शानदार भाषण था। तो राहुल जी का जेस्चर, पोस्चर, नियत, इंटेंशन सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कोशिश तो करते हैं शिव को और ब्रह्मा को और नानक की बात करने की, जीसस की बात करने की, लेकिन वहां से क्या कंटेंट लेना है ये उनको नहीं मालूम है। अच्छा, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तो सदन से बाहर बैठे दो नेताओं की मैं तारीफ करूंगा, उसमें एक ममता बनर्जी और दूसरे अरविंद केजरीवाल। मतलब क्या शानदार खेल खेला अरविंद केजरीवाल ने 2020 के इलेक्शन में। उन्हीं के हनुमान चालीसा से, गधे से, हनुमान जी के गधे से बाहर कर दिया और उसको तिलमिला के रह गई, बीजेपी काउंटर नहीं कर पाई। शार्पनेस होनी चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए। प्रभु श्री राम का जो सबसे शक्तिशाली बाण है, जिसको राम बाण कहते हैं, मतलब पैनिसिया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, राम बाण जब चलता है तो कोई बचता नहीं। तो उससे भी बचने का एकमात्र उपाय जो है वो हनुमान जी। अगर हनुमान जी आकर आपके आगे खड़ा हो जाए तो राम बाण रुक जाता है, तो राम बाण फिर वापस चला जाता है। हर विजय पताका के ऊपर राम जी की, हनुमान जी की फोटो होती है। जो रथ होते हैं, जो लड़ने वाले युद्ध में जो मैदान के जो रथ, ऊपर भी हनुमान जी होते हैं, हनुमान जी होते थे उसमें पताका में। तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा काउंटर किया था 2020 के चुनाव में और 2015 के चुनाव में। और सब लोग कह रहे थे उस समय धर्म की पिच पे नहीं खेलना चाहिए।
और मैं जितना देख पाया हूँ अरविंद केजरीवाल का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो गजब का, इस देश के राजनेताओं में बहुत लोगों से ऊपर है। दूसरा ममता बनर्जी का जो है, वो ममता बनर्जी भी जो करती है वो दिल से करती है और वो जनता के बीच तक जाता है। देखिए तो वो पिछला वाला चुनाव खेला हुए उन्होंने बॉल फुटबॉल पैर के नीचे रख के पूरा खेला कर दिया और कोई बहुत ज्यादा तमाशा भी नहीं। प्रशांत किशोर भले ही उसका वो ले गए हो श्रेय, लेकिन स्क्रिप्ट पे अच्छा अभिनय करने वाला नेता भी चाहिए ना। वो स्क्रिप्ट तो आपने राहुल गांधी को भी दी थी, स्क्रिप्ट तो आपने अखिलेश यादव को भी दी थी, नहीं कर पाए। ममता बनर्जी ने किया, बहुत बेहतरीन, मतलब डिलीवरी बहुत बेहतरीन है। दूसरा, इस इलेक्शन में तो कोई नहीं था और ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ करके रख दिया, 18 से ला करके 12 पे निपटा दिया उनको। तो अभी नेता हैं इस देश के अंदर, उनकी कयादत में, उनकी लीडरशिप में अगर आगे बढ़ा जाए तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बहुत मुश्किल होगी विपक्ष को। अरविंद केजरीवाल जी जेल में, हेमंत सोरेन बाहर आ गए। अब हाल फिलहाल में 3 प्रदेशों के बहुत महत्वपूर्ण चुनाव भी हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, जिसमें झारखंड है और जिसमें बिहार है। बिहार सबसे क्रूशियल स्टेट हो जाता है। बिहार क्रूशियल स्टेट इसलिए हो जाता है कि वहां विधानसभा का चुनाव भी है, वहां के भरोसे केंद्र की सरकार भी है और बहुत सारी चीजों पे कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन ये है कि नीतीश जी ने अपनी मांग रखी, एक तो खुल के मांग रखी, उन्होंने कहा कि हमको स्पेशल पैकेज चाहिए, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। फिर वो बैकफुट पे आ गए, कहते हैं कि नहीं, विशेष राज्य का दर्जा हमको मिलता है नहीं मिलता है दूसरी बात है, लेकिन हमको स्पेशल पैकेज ही मिल जाए। अब मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई बात चल रही है विशेष राज्य के दर्जे की या विशेष पैकेज की केंद्र सरकार की तरफ से। पहला सत्र खत्म हो गया लोकसभा का, राज्यसभा में भी चल रहा है। दूसरी चीज एक ये है कि टिपिकल मामला बन जाता है यहाँ की उन्होंने अंदर अंदर एक मांग और चल रही है कि जो इस फेज में चुनाव होना है, हरियाणा का जो चुनाव होगा, महाराष्ट्र का और झारखंड का चुनाव होगा, उसी के साथ बिहार का चुनाव कराया जाए। इसलिए मैंने शामिल किया था इसको, क्योंकि एक मांग है नीतीश कुमार की कि चुनाव समय से पहले कराया जाए, लेकिन सरकार ऐसा करते दिख नहीं रही है। दूसरी तरफ संजय झा जैसे व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बना लिया भाजपा ने, सॉरी जनता दल यूनाइटेड ने। अब जेडीयू कहाँ खड़ी है इस पूरे सिस्टम में, शशि भाई? नहीं, जेडीयू नीतीश कुमार तो इस वक्त बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। पिछले बार के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार जो उनका लोकसभा के चुनाव में 3-4% वोट बढ़ गया है उनका खुद का, तो 12 सीटें जीत गए हैं। तो संजय झा को जो उन्होंने बनाया है कार्यकारी अध्यक्ष, चूंकि उनको मिनिस्टर बनाया जाना था ऐसी बात थी, लेकिन मुझे लगता है कि रामनाथ ठाकुर और चूंकि ललन सिंह बन गए तो सवर्ण कोटे से एक ही बनाया जा सकता था, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना करके खुश रखने की कोशिश की गई है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि किसी दिन अगर जदयू टूटती है, बिखरती है, तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो है संजय झा की भी हो सकती है। बड़ा विवादास्पद मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि संजय झा की पृष्ठभूमि बीजेपी की है और बीजेपी का चरित्र ये है, इसलिए इसमें विवाद जैसी कोई बात ही नहीं है। जो शिंदे को जो होगा देखा जाएगा, लेकिन संजय झा को लेकर के बिहार में नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल इसकी संभावना है और ये आशंकाएं जताई जा रही है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद उपाध्यक्ष का मामला तो अभी कहीं है ही नहीं, तो ले देकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हाथ कुछ आया नहीं अभी तक, सिवाय इसके कि नीतीश कुमार को 2025 में या जैसा कि आप बता रहे हैं उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री मान लिया जाए, जिसकी संभावना अब थोड़ी धूमिल होती जा रही है, खास करके अश्विनी चौबे वाले बयान, संजय पासवान वाले बयान के बाद से। तो नीतीश जी अब क्या करेंगे, ये एक बड़ी समस्या जो है उनके सामने दिख रही है। और लेकिन चुनाव परिणाम से चूंकि वो उत्साहित है और उनको देखिए, एक पॉजिटिव पॉइंट जो उनके साथ मुझे दिखता है, जिसको शायद हम लोग लोकसभा चुनाव के दौरान समझने में या पकड़ने में चूक गए, वो ये कि
आधी आबादी वाला जो मसला है 50% वाला, वो कहीं ना कहीं उनके साथ बना हुआ है। उसमें से अधिकांश वोटर जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है, चाहे 50% पंचायत में आरक्षण का मामला हो, 35% नौकरी में हो, या हाल की जो बहालियां हुई है शिक्षकों की उसकी हो। इस पे तो लेकिन अब मैं इस पे करना भी चाहता हूँ शशि भाई चर्चा में, समझना चाहता हूँ सामाजिक जो ताना बाना है उसको लेकर के जितेंद्र भाई से भी समझेंगे, लेकिन मैं समझना ये चाहूंगा कि क्या ऐसा होता है यूपी और बिहार में, क्या ये संभव है? लेकिन अभी इससे पहले एक बार जितेंद्र भाई का रुख कर लेते हैं। बिहार की अभी और बात बाकी है। जितेंद्र भाई, बिहार में बैसाखी बनते बनते कहीं नीतीश कुमार खुद से बैसाखी पे तो नहीं आ गए हैं? ये सवाल शशि भाई से करेंगे, लेकिन आपके लिए दूसरा सवाल है। सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर के है। उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से चर्चा चल रही, हम लोगों ने इस पे कोई कार्यक्रम नहीं किया था और तब तक कोई जरूरत समझ में नहीं आती थी। दिल्ली बनाम लखनऊ चल रहा है और सब लोग बोल रहे हैं चल रहा है, ठीक बात है, लेकिन अब इसको आप कैसे देखते हैं इस लड़ाई को, कि जहां सब नहले पे दहला चल रहे हैं और सब एक दूसरे में भारी पड़ते जा रहे हैं, कोई किसी से कमजोर नहीं है। लखनऊ वार करता है दिल्ली के ऊपर, और वार कैसे करता है? बयान देते हैं ओम प्रकाश राजभर, और ओम प्रकाश राजभर दिल्ली खेमे से हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली खेमे से हैं। इनकी क्लास लगाते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो जाने से मना कर देते हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनकी बैठक में जाने से मना करते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया और नीट से जोड़ करके जब उन्होंने बुला करके उनका नट बोल्ट टाइट किया, उन्होंने भी अपने रेंज में उठा ली एकदम योगी जी ने, कि जब तनी गया है मामला तो ठीक है, हम भी पेश टाइट करते हैं। उन्होंने बुला करके जैसे ही उनकी क्लास लगाई, केंद्र की तरफ से अनुप्रिया पटेल की एक चिट्ठी जारी हो गई और अपनी ही सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आरक्षण को लेकर के, और दूसरा पत्र जारी हुआ संजय निषाद की तरफ से, अपने ही बगावत पर उतर आए हैं। क्या इसको यूं देखते हैं आप कि दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है? जितेंद्र भाई। विवेक भाई, ये दो बड़ी ताकतों में आपसी टकराव है। ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े के का तो मुझे नहीं लगता। ये दो बड़ी ताकतों में आपसी टकराव है। जब ताकतें बहुत बड़ी हो जाती हैं तो निश्चित रूप से उनमें टकराव होना लाजमी है, और राजनीति में ये हमेशा सभी दलों में देखने को मिला है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में ये बातें खुल के सामने आ गई थी कि किस प्रकार से जो राजपूत हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चले गए। वो आंदोलन गुजरात से चालू होके राजस्थान से होता हुआ और वो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूती से खड़ा हुआ राजपूतों का आंदोलन। ये सिम्टम्स थे कि किस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनके, और चूंकि राजपूत वर्ग से आते हैं और उनका जो ताना बाना है वो राजपूतों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो राजपूतों की जो असहमति है और उत्तर प्रदेश में जो राजपूतों का आंदोलन लोकसभा दौरान खड़ा हुआ और जिस प्रकार से राजपूतों ने रुख किया, वो एंटी बीजेपी चले गए, तो ये साफ संकेत है कि दो समूहों में नहीं बन रही है। आप अलग शब्दों में कहें तो गुजरात लॉबी जो है जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं, या उत्तर प्रदेश में जो ये योगी जी की लॉबी है, इन दोनों में सामंजस्य की कमी है, साफ सामने आ चुका है। कुछ साथी उत्तर प्रदेश के हैं, उनसे मेरी चर्चा के दौरान पता चला कि अब तो विभागों में जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी दो लॉब हो गए हैं, उनमें भी लॉबिंग हो गई है कि ये गुजरात लॉबी के हैं और ये योगी जी की लॉबी के हैं। तो लॉबिंग बहुत तगड़ी हो गई है और बहुत जल्द, जैसा कि हमारे नेता, बड़े नेता रहे हैं अरविंद केजरीवाल देश के, उन्होंने कहा था जैसे ही जेल से निकले थे, यदि याद होगा, कि योगी और नरेंद्र मोदी में बड़ी टकराव है और जैसे ही चुनाव हो जाएगा तो नरेंद्र मोदी योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। उस बयान के बाद उस बयान को याद करता हूं मैं आज, मुझे लगता है बिल्कुल सही और समय पे बयान दिया था। उनकी दूरदर्शिता को मानना पड़ेगा हम सबको, अरविंद केजरीवाल की, कि कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे। आज वो सारी बातें अक्षरशः सामने आ चुकी हैं और टकराव जारी है। बिल्कुल आपने सही कहा जितेंद्र जी, लेकिन चीज अब ये कि आपने बड़ी बात बोल दी। आपने कहा कि वहां की ब्यूरोक्रेसी में भी दो फाड़ हो गए हैं, एक को योगी जी लीड कर रहे हैं, दूसरे को कौन लीड कर रहा है? दूसरे को अमित शाह जी लीड कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है।
मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन सेंटर से जा रहे हैं, सेंट्रल से जा रहे तो हैं। बड़ा खतरनाक है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है योगी आदित्यनाथ को दरकिनार करना उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उस कद की कोई लीडरशिप बीजेपी के पास अभी है नहीं। शशि शेखर जी और जितेंद्र जी अभी हम लोगों के साथ बने हुए थे। शशि भाई और जितेंद्र भाई, आप लोगों से अभी एक मुद्दे पे और बात करेंगे, अपने देखने वाले दर्शकों को भी बता दें कि अगली बार हम लोग राजनीति के दूसरे चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे। क्या देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जगह में, और खासतौर से राजस्थान और मध्य प्रदेश के इंटीरियर जैसी जगह में, जहाँ गांव देहात का वोट ज्यादा हो, शहरों की बात छोड़ देते हैं, क्या गांव देहात में आज भी एक परिवार में लोग दो जगह वोट करते हैं, पति पत्नी अलग अलग वोट करते हैं? इसकी वास्तविकता क्या है जानेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए आज्ञा दीजिए, अगले कार्यक्रम में हम लोग मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।